मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन हाज़िर है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से। पिछले 2-3 दिन से और ख़ास तौर पर कल यानी 4 अप्रैल को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी थी और एक पाकिस्तान के कौमी मीडिया पे टीवी में एक कोहराम मचा हुआ था। भुट्टो की तारीफ़ों के पुल बाँधे जा रहे थे और कोई कह रहा था कि बाबा शहीद भुट्टो, भुट्टो साईं, भुट्टो ज़िंदा है। और उसका जो नवासा है वो कह रहा था कि जी ये बानी 93 कॉन्स्टिट्यूशन है और कायदे अवाम है और सियासत के ये वारिस हैं और ये है और इस तरह की जो भी है। और उसके बाद फिर जितने पाकिस्तान के टेलीविज़न भी हैं वो भी अपने रेटिंग के चक्कर में बस वो एक तारीफ़ों के पुल बाँधे हुए थे। नहायत ही अफ़सोस ये होता है कि ये पढ़ा लिखा तबका जिसमें सहाफ़ी हैं, तज़िया निगार हैं, हिस्टोरियन हैं, पढ़े लिखे बैरिस्टर और वकील टाइप सियासतदान हैं और इनको सब पता है कि हकीकत क्या है, टोटल हकीकत। किसी शख्सियत के बारे में आप बात करते हैं, किसी मुल्क के हवाले से या उसके किरदार के हवाले से, तो पूरी बात करनी चाहिए। उसको बायस तरीके से सिर्फ़ वो बातें नहीं करनी चाहिए, जो आप लोगों को सुनाना चाहते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से तोड़-मोड़ के तारीख़ के साथ ताज्जुब नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जो फिर नई नस्ल है, वो तारीख़ आजकल वहीं से सीखती है मीडिया से। वो किताबों में नहीं जाते, वो तारीख़ में के झरोकों में नहीं जाते, वो देखते नहीं हैं कि हकीकत क्या है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नहीं बताई जाती। मैंने कई आर्टिकल लिखे भुट्टो के ऊपर और उसका मकसद ये है कि मैं ज़ाती तौर पे मेरी कोई भी राय हो सकती है भुट्टो फैमिली के बारे में, भुट्टो ख़ानदान के बारे में, लेकिन एज़ ए सहाफ़ी या तज़िया निगार मैं ऑनेस्टली वो बात करता हूँ जो मुझे नज़र आती है, जो मैं देखता हूँ और जहाँ मैं सोचता हूँ कि यहाँ मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये बात पूरी तरह से नहीं बयान की जाती। अगर आप किसी शख़्स की आधी तारीख़ बयान करोगे, वो पार्ट जो आपको अच्छे लग रहे हैं या लोग सुनना चाहेंगे और उसको हीरो बनाएँगे, तो ये इंसाफ़ नहीं है। ऐसे काम भी भुट्टो ने किए हैं जो मैं कुछ आपको हाइलाइट करना चाहता हूँ। मकसद मेरा सिर्फ़ ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर भी बात करना चाहिए कि कितना नुकसान पहुँचाया ये भुट्टो और उसकी फ़ैमिली ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में भुट्टो का कितना बड़ा हाथ था। और फिर 93 कॉन्स्टिट्यूशन पे मैंने अभी 2-3 व्लॉग किए हैं, उनको भी ज़रा देखिए। मैंने एक आर्टिकल लिखा था अपने हू इज़ हू वाज़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और ट्रिब्यून इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर है मेरा उस पर भी मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बड़ा डिटेल में आर्टिकल है, तो मैं सारा अभी नहीं पढ़ूँगा, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के मैं आपको हाइलाइट करके पेश करूँगा जो बताना ज़रूरी है और ये आर्टिकल कई और जगह भी छपा है। अब मैं यहाँ से आपको अंदाज़ा लगा लें कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो करियर कह लें आप डिप्लोमैटिक करियर से ही शुरू हुए, डिप्लोमैटिक कोर में थे और उसके बाद में फिर ये पॉलिटिक्स में आए। इस्कंदर मिर्ज़ा 1958 में पाकिस्तान का प्रेज़िडेंट था। उसने गवर्नमेंट ख़त्म की, डेमोक्रेसी ख़त्म की। डेमोक्रेसी का पहला कातिल जो है वो इस्कंदर मिर्ज़ा था और फिर उसने दावत दी फ़ील्ड मार्शल को इमरजेंसी लगाने के लिए और फिर उसके बाद में 57 में और फिर जब ये आए तो इन्होंने जनाब अय्यूब साहब ने उसको भी सैक करके और फिर खुद वो मार्शल लॉ लगा दी उन्होंने और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। फिर फील्ड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो गए और उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना के पॉलिटिक्स शुरू कर दी कन्वेंशन मुस्लिम लीग के नाम से। खैर इसी एक लंबी दास्तान है, आज का मौजू नहीं है। मौजू ये है आप में एक खत जो है वो आजकल मीडिया आप गूगल पे आप जाएँ, आप यूट्यूब पर जाएँ, तो आपको इसकी इसकी जो प्रिंट है, स्क्रीन प्रिंट वो मिल जाएगा, इमेज इसकी मिल जाएगी। तो ये मैं आपको यहाँ पर इसको दिखाता हूँ आपको और मैं पढ़ता भी हूँ। इसमें जो ख़ास बात है देखने वाली वो ये है, ये लंबा लेटर है जो भुट्टो ने जिनेवा में जब ये थे, तो इन्होंने इस्कंदर मिर्ज़ा को लिखा, वो प्रेज़िडेंट बन गया था और उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मोहम्मद अली बोगरा से, जो उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे। और उनको लिखते हैं कि जी अब इसकी मैं लैंग्वेज में इनकी चापलूसी, इनकी जी हुज़ूरी देख लें, इसकी जो लोग कहते हैं कि ये कायदे अवाम है, वो कितना चापलूस किस्म का आदमी था और ये इनके बाप की हिस्ट्री भी यही है, वो भी मैं बताता हूँ आपको आगे चल के। अब ये कहते हैं कि जी माय डियर सर, और फिर ये लेटर है कि ओनली अ फ्यू लाइन्स टू लेट यू नो दैट आई एम डिस्चार्जिंग माय रिस्पांसिबिलिटीज हियर टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। आई शैल give you a detailed report of my work
on my return to Pakistan, and I am sure you will be satisfied with the manner in which I have done my humble best to serve the interest of my country and my president to my president. और फिर ये उन्होंने इस लेटर के साथ अपनी कार्रवाई भी भेजी जो यहाँ कर रहे थे। खास बात मैं आपको इस लेटर में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने हाईलाइटेड येलो में दिया हुआ है, इसको देखें आप, गौर करें और सोचें कि ये क्या किरदार था ये। आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रीअश्योर यू ऑफ माई इम्पेरिशेबल एंड डिवोटेड लॉयल्टी टू यू, यानी कि चापलूसी की एक्सट्रीम मिसाल है ये। Exactly 4 months before the death of my late father, he had advised me to remain steadfastly loyal to you, as you were not an individual but an institution. ये कह रहे हैं कि जी आप एक इंडिविजुअल नहीं है, आप तो एक इंस्टीट्यूट है। ये वो आदमी के बारे में कह रहे हैं जिसने डेमोक्रेसी लपेटी। फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ माई ओन कंट्री आई फील, ये बात देखिए अब आप, दैट योर सर्विसेज टू पाकिस्तान आर indispensable when the history of our country is written by objective historians. ठीक है, ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखेंगे, योर नेम विल बी प्लेस्ड इवन बिफोर दैट ऑफ मिस्टर जिन्ना। जिन्ना साहब से भी ऊपर आपका नाम लिखा जाएगा। और आज हकीकत पता है कि सब गालियां ही देते हैं इसको, इस्कंदर मिर्जा को। सर, आई से दिस बिकॉज आई मीन इट and not because you are the president of my country. If I have the conviction and the courage to enter into a dispute with the prime minister, अगर मैं उसमें काउंटर करूं, I do not think I could be found guilty of my charge of flattery. यानी कि इनकी दगा देखें प्राइम मिनिस्टर के साथ जो एग्जीक्यूटिव था उस वक्त। If you and Begum Sahiba require anything from here, please do not hesitate to order me for it. अगर कुछ चाहिए आपको तो मुझे बताएं, मैं वो फौरन यहाँ से लेके आ जाऊंगा। वो जो आदमी इनका एक खानदानी पेशा है, चमचागिरी और लोगों को रिश्वत देना, ये इनके खून में। अब ये यहाँ से इनकी सियासत शुरू हुई थी भुट्टो साहब की, और फिर इनको इस्कंदर मिर्जा ने जब इतनी चमचागिरी की और पाकिस्तान को बुलाया, और फिर उसने जब ये अपनी एक टेम्परेरी पहले गवर्नमेंट बनाई, और उसके बाद में इनको पहले फिर भुट्टो अयूब खान से इंट्रोड्यूस कराया, और अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाई तो उन्होंने इनको पहले इंटरम गवर्नमेंट में लिया, और फिर जब अयूब खान ने पार्टी बनाई तो इसको कन्वेंशन मुस्लिम लीग जब बनाई तो इनको सेक्रेटरी जनरल बनाया कि आप इस पार्टी का जो है वो इंतजाम संभालें और इसकी आप तंजीम साजी करें, इस पार्टी को फैलाएं। और फिर उन्होंने चुन चुन के कायदे आज़म की जो मुस्लिम लीग थी उसमें से कुछ लोग लिए और कुछ वडेरे और चौधरी पंजाब के और ये लिए। अच्छा खैर, ये तो इनका सियासी कैरियर यहाँ से शुरू हुआ। तो बेसिकली ये अयूब खान के जो फौजी हुकूमत थी उसकी पैदावार है। अयूब खान को ये, फिर ये इस्कंदर मिर्जा की चमचागिरी करके आए, एंटर हुए पॉलिटिक्स में, और फिर इस्कंदर मिर्जा को जब सैक कर दिया अयूब खान ने कंट्रोल संभाल लिया पाकिस्तान का पहली मार्शल लॉ लगा के, तो फिर उसकी चमचागिरी शुरू कर दी। और अयूब खान को ये डैडी कहते थे कि ये डैडी है। तो और फिर उसके बाद में जनाब बेतहाशा चमचागिरी। मैंने जो आर्टिकल लिखा है मैं उसमें से कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, और फिर बाकी का आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और इनके क्या कारनामे हैं पाकिस्तान के लिए। मैं थोड़ी सी इनकी बायोग्राफी बता दूं कि ये सर शाहनवाज भुट्टो का बेटा था। शाहनवाज भुट्टो वाज प्रोमिनेंट लॉयलिस्ट ऑफ ब्रिटिश राज, जब उस वक्त बरतानिया का राज था उस वक्त, एंड इन द कॉलोनियल ब्रिटिश इंडिया एंड द टॉप क्लास वडेरा लैंड लॉर्ड ऑफ सिंध। ये मैं अपने आर्टिकल से पढ़ रहा हूँ आपको। हिज मदर नेम वाज खुर्शीद बेगम, और जिनका एक्चुअल नाम था लकी भाई, और वो फिर वो कन्वर्टेड होकर मुस्लिम हो गई थी और वो उनका नाम खुर्शीद बेगम था, और अ कन्वर्टेड मुस्लिम अकॉर्डिंग टू some sources. Now, he was born on 5th of January 1928 in Ladkana to provide Western education to Shahnawaz Bhutto. His father, Ghulam Mirza Bhutto, sent Shah Nawaz गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो जो था इनके बाप, ये मैं अभी बात कर रहा हूँ भुट्टो साहब के वालिद की। इनके वालिद को उनके बाप ने, यानी कि भुट्टो के दादा ने, गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो उनका नाम था, उन्होंने इनको भेज दिया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, और वहाँ इन्होंने डिग्री हासिल की, जो एजुकेशन हासिल की, और वापस आए तो ये
ब्रिटिश सरकार में चले गए। ब्रिटिश सरकार में इन्होंने अंजाम सर्व किया और फिर उसके बाद में फिर ये जो है नवाब ऑफ जूनागढ़ रियासतें थी, जूनागढ़ के जो नवाब थे उनका उन्होंने इनको पढ़े लिखे थे तो इनको दीवान बना दिया गया। दीवान जो होता है वो ऐसा ही होता था रियासतों में जैसा आजकल यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि आजकल जो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो ये वो बन गए। उसके बाद में इन्होंने फिर साजिशी तो इनके ब्लड ड्रेन की साजिश करना है, इन्होंने साजिश करके गोरों के साथ सारी इंफॉर्मेशन दी नवाब ऑफ जूनागढ़ की और उनकी रियासत खत्म करने में इनका बहुत बड़ा कारनामा था। और उसके इनाम के तौर पर ब्रिटिश सरकार ने इनको सर का खिताब दिया, तो ये सर शाहनवाज भुट्टो कहलाते थे। अब आ जाइए, ये तो इनकी बाप की बात थी। उसके बाद में भुट्टो साहब जो है उन्होंने पॉलिटिक्स में 1934 में जबकि पाकिस्तान की मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक कह लें, बहरहाल पाकिस्तान का तो फिर रेजोल्यूशन 40 में आया। 30s में जिन्ना साहब कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग के उस वक्त प्रेसिडेंट थे। वो मुसलमान के जो उनके ह्यूमन राइट्स थे, जो बुनियादी राइट्स थे, जो पॉलिटिकल राइट्स थे, जो सोशल राइट्स थे, उसको सिक्योर करने के लिए वो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कांग्रेस के साथ नेगोशिएट कर रहे थे और अपनी तहरीक चला रहे थे। तो उस वक्त पीक था मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक का और उसमें उनके साथी थे। उसमें इन्होंने कहीं शाहनवाज भुट्टो का कोई किरदार नहीं था, मगर इन्होंने शाहनवाज ने अपनी गोरों के वहाँ ये साथ में थे और उनकी तीमारदारी कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि उनकी हुकूमत भी जाने वाली थी। खैर 1934 में शाहनवाज भुट्टो एंड जीएम सैयद, अब देखें ये टाइम देखें आप 1934 का, जबकि एक तरफ तो पाकिस्तान मुसलमानों की आज़ादी की जंग चल रही थी जो फिर पाकिस्तान में तहरीक में तब्दील हुई, वो जिन्ना साहब उसमें लगे हुए थे और ये शाहनवाज साहब जो है इन्होंने शाहनवाज भुट्टो ने एंड जीएम सैयद जो था एक प्रोमिनेंट सिंधी नेशनलिस्ट था, जो बाद में फिर जब पाकिस्तान का जब करारदाद पास हुई और 46 के इलेक्शन आने शुरू हुए तो इन्होंने देखा कि मौका है, कोई मुस्लिम लीग ढूंढ रही है सिंध से कोई मुस्लिम लीडर को, तो ये मुस्लिम लीग में आ गए, जिसका आजकल ये बात करते हैं कि जी हमने करारदाद पास की और उसके बाद में इन्होंने चाहिए समझे कि मुझे चीफ मिनिस्टर वगैरह बनाएंगे। भुट्टो साहब ने जिन्ना साहब ने मेरिट के ऊपर इनको कंसिडर नहीं किया और ये फिर नाराज होकर वापस ये जी सिंध तहरीक बना ली। अब और फिर 34 में तो मैं बात कर रहा था आपको कि शाहनवाज भुट्टो ने और जीएम सैयद ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था सिंध पीपुल्स पार्टी, ये सबसे पहले, और उसमें सिंध के हुकूक की बात कर रहे थे। शाहनवाज भुट्टो वाज वेरी क्लोज टू द इंग्लिश हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। द ब्रिटिश अंपायर अपॉइंटेड शाहनवाज भुट्टो एज द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, ये इसको मुकर्रर किया। और ये वो वक्त है जबकि जिन्ना साहब मुसलमानों की आज़ादी की बात कर रहे थे और शाहनवाज भुट्टो गोरों से टाइटल ले रहा था और उनके लिए उसमें सर्व कर रहा था ब्रिटिश राज में, एंड आल्सो एज एन ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये इसको ब्रिटिश एम्पायर ने मुकर्रर किया। शाहनवाज भुट्टो की बात हो रही है अभी, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फादर की। Rewarding the services to the Shahnawaz Bhutto, the British Raj awarded Shahnawaz Bhutto with Sir Shahnawaz Bhutto, जो मैंने बताया ये मैं अपने आर्टिकल से पढ़ रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ, आप जरूर पढ़िएगा इस आर्टिकल को। It is noted here that though Shahnawaz Bhutto was actively involved in the politics at that time, but historical facts show no evidence of any participation of Shahnawaz Bhutto in the movement of Pakistan with Muhammad Ali Jinnah। कोई कहीं कनेक्शन नजर नहीं आता है कि इन्होंने कोई बात की है उस वक्त मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक की या पाकिस्तान की तहरीक की शाहनवाज भुट्टो ने। उसके बाद अपने बाप के फुट स्टेप को इस्तेमाल करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो वेंट टू यूनाइटेड किंगडम। पहले वो इंग्लैंड गए, फिर वहाँ से अमेरिका गए, वहाँ से उन्होंने हायर एजुकेशन हासिल की, पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली और लॉ में, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बिजनेसमैन थे बड़े कराची में और जिनका कुर्दिश बैकग्राउंड था, ईरानी कुर्दिश, उनकी बेटी नुसरत भुट्टो से शादी कर ली। और शादी करने के बाद इनके बेटे पैदा हुए, 4 बच्चे थे इनके,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के और नुसरत भुट्टो से, और उन 4 बच्चों में जो है वो बेनज़ीर, मुर्तज़ा, सनम और शाहनवाज़ जूनियर, ये इनकी 4 बच्चे थे। बेनज़ीर पॉलिटिक्स में आई। अच्छा, तो ये रहा। उसके बाद में फिर अय्यूब खान की कन्वेंशन मुस्लिम लीग में इन्होंने अहम किरदार अदा किया और खुल के फातिमा जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, उस वक़्त वो प्रेज़िडेंट थी, उनकी मुखालफत की। खुल के। जो इल्ज़ाम लगाने सकते थे, जिस तरह से आज फिर जरदारी ने और इन्होंने उनको फ़ॉलो किया है ना, अपने बड़ों को फ़ॉलो किया है। और वो ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगाए जो मैं बयान भी नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहता। आप खुद पढ़ लें जाके गूगल पे, क्या है उन्होंने इल्ज़ाम फातिमा जिन्ना पे लगाया। जब भुट्टो साहब ने कैंपेन कर रहे थे, इलेक्शन हुए, एक तरफ कन्वेंशन मुस्लिम लीग थी, एक तरफ इनकी जिन्ना फातिमा जिन्ना की। फातिमा जिन्ना को इलेक्शन में हराया गया, जबकि फातिमा जिन्ना को कराची से और मशरक़ी पाकिस्तान से बंगालियों ने उनको खड़ा किया था इलेक्शन में। ये इनकी हालात थे। उसके बाद में जब अय्यूब खान का ज़वाल पज़ीर होने लगे, तो इन्होंने अपनी पार्टी बना ली और उस पार्टी में कई लोग और भी थे, डॉक्टर मुबश्शिर हसन और जिनके घर पे पार्टी बनी, वो सीनियर थे। लेकिन ये जनाब इन्होंने वो पार्टी बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसका जो है वो मंशूर जो था वो एक कम्युनिज़्म के ऊपर और सोशलिज़्म के ऊपर। सोशलिज़्म का नारा लगाते थे कि जी इस्लाम हमारा मज़हब है और सोशलिज़्म हमारी मईशत है। हालाँकि इस्लाम में मईशत पूरी तरह से बताई गई कि किस तरह से इस्लामी निज़ाम में माशी निज़ाम होता है। तो ये इनका नारा था। और रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज तक सिंध के लोगों को ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला और मकान मिला। वो आज भी आप देख लें किस तरह से है। फिर जो बात है ख़ास तौर पर जो इन्होंने सियासत शुरू की, 70 के जब इलेक्शन हुए, वो जो मैं बार-बार बातें हम करते हैं, फिर रिपीट करनी पड़ती हैं पिछले कई आर्टिकल्स में, और अब तो बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं ये, कि बेसिकली पाकिस्तान तोड़ने में जो कलीदी किरदार था, वो याह्या खान के बाद, क्योंकि वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। और ये नहीं चाहता था कि मुजीबुर रहमान को हुकूमत दी जाए, क्योंकि उनकी सीटें मेजॉरिटी में 160 थी 161 में से, और मशरक़ी पाकिस्तान की, और इनकी सीटें 81 थी पीपल्स पार्टी की। एक तरफ 81 सीटें थी, एक तरफ 161 थी, लेकिन इन्होंने गवारा नहीं किया असेंबली बुलाने का, क्योंकि असेंबली बुलाते, वहाँ वोट पड़ते तो मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होता। और उसने हमेशा से जिन्ना साहब के साथ काम किया, फिर वो बेनज़ीर फातिमा जिन्ना के साथ काम किया, तो वो मुस्लिम लीग ही था, और बाद में वो नाराज़ होके, दिल बर्दाश्त होके उन्होंने फिर अवामी लीग जॉइन कर ली और फिर बाद में उनके प्रेज़िडेंट बन गए। तो सोहरावर्दी ने अवामी लीग बनाई थी, उसके बाद इन्होंने जॉइन किया और फिर ये उसके कर्ता-धर्ता बन गए मुजीबुर रहमान। तो इन्होंने इन्होंने इजलास नहीं बुलाया, फिर हालात ख़राब हुए, एजिटेशन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, फ़ौज ने ऑपरेशन किया, मशरक़ी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान जब अलग हुआ, तो उसकी जो 161 सीटें थी, 300 के मान में से वो भी चली गई, क्योंकि मुल्क ही चला, वो हिस्सा ही चला गया पूरा। तो फिज़िकली पाकिस्तान तक़सीम हो गया, फिज़िकली पाकिस्तान का नक्शा बदल गया पाकिस्तान का। तो वो जो सीटें थी 161 मशरक़ी पाकिस्तान में के कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो थी, वो भी चली गईं। तो क्या होना चाहिए था? वो इलेक्शन दोबारा होना चाहिए था, क्योंकि अब आपकी और नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बननी चाहिए थी, जो पाकिस्तान बाकी रह गया था, यानी कि जो आज का पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो रिमेनिंग सीटें थी 140, उसी के ऊपर पार्लियामेंट बुलाया गया, और यही प्लान था इसका भुट्टो का, जिसके गीत गाते हैं कि ये डेमोक्रेसी कायदे अवाम है ये, डेमोक्रेसी के ये गॉडफादर हैं, ये अन्नदाता हैं, ये पायनियर हैं। इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया अपनी वज़ारत-ए-उज़्मा लेने के लिए, और फिर वो ऐसा हुआ, और जो रिमेनिंग 140 सीटें थी, वो लेके अवाम में बैठ गए। ये बिल्कुल इसी तरह समझ लें, आज का ये जो दौर है, ये उसी की अक्कासी करता है कि एक मेजॉरिटी पार्टी है पीटीआई की, 155 थी, और उस उनको कुछ उनके अपने लोगों को खरीद के पैसे खर्च करके, जो सबको पता है, जरदारी साहब ने 20 लोग पीटीआई के निकाल के उनको उनकी सीटें कम करा के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए और उनको निकाल दिया। अब पीटीआई जो है वो बाहर है असेंबली से,
और बाकी जो अकेलियत में पार्टी थी अब वो चला रही हैं जैसे मेजोरिटी में, और कानून बना रही हैं, आइन बना रही हैं और कह रही हैं कि डेमोक्रेसी है, ये पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट तो फेक है। तो वो पार्लियामेंट भी फेक थी, क्योंकि वो इलेक्शन तो हुए थे 300 सीटों पे 70 में, 161 सीटें तो चली गई आपकी मशरकी पाकिस्तान आपने तोड़वा दिया, इसलिए कि मुजीबुर रहमान वजीर आजम ना बन जाए। और प्लान ये था याह्या खान के साथ भुट्टो का कि मशरकी पाकिस्तान जब टूट जाएगा तो फौज का प्लान ये था कि हम फिर भुट्टो को आगे ले आएंगे, वजीर आजम बना देंगे। तो कॉस्ट देनी पड़ी है इस आइन को, क्योंकि जब असेंबली का इजलास हुआ 72 में और 73 में फिर ये आइन लेकर आए 73 का। तो भाई पाकिस्तानियों, ये 73 का आइन जो है इसके लिए मशरकी पाकिस्तान की कुर्बानी दी गई है, अपनी मर्जी का कानून बनाया गया। और फिर इस कानून में भी अगर आप जो कानूनदानों से पूछें और स्टडी करें, कॉपी की है इसकी, क्योंकि एक्चुअल आइन जो था वो 1956 में ऑलरेडी था, मौजूद था। और वो कानून बनाया था मौलाना चौधरी मोहम्मद अली ने। चौधरी मोहम्मद अली was the prime minister at that time. The draft of his constitution was introduced in the assembly on 9th January 1956 and was passed by the assembly on 29th February 1956. The assent was given on it by the Governor General on 2nd March of 1956. तो पाकिस्तान का आइन 1956 में बन गया था, उसकी बात कोई नहीं करता, कोई नहीं बात करता आज के भाई आपने तो खत्म कर दिया आइन, आपने मुल्क तोड़ दिया। मुल्क तोड़ने के बाद में आपने जो माइनॉरिटी में सीटें रह गई उसमें असेंबली में बैठ गए। डेमोक्रेसी तो ये होती है कि जब आपकी मुल्क टूट गया आपका, आपकी जिस बेस पे इलेक्शन हुए थे वो खत्म हो गया, आपको दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए था पूरा इलेक्शन सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ मगरबी पाकिस्तान जो पाकिस्तान रह गया था, फिर इलेक्शन कराने चाहिए थे। और अगर उस वक्त इलेक्शन होते दोबारा 73 में तो भुट्टो को कोई सीटें नहीं मिलती, क्योंकि लोग डिसार्टेड हो गए थे, लोग रो रहे थे, वो परेशान थे कि हमें बताया ही नहीं गया किस तरह से मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, इनको एक सीट नहीं मिलनी थी। मुहिब वतन पाकिस्तानी पूरे मगरबी पाकिस्तान में रो रहे थे जब ये बांग्लादेश बना, उसके जिम्मेदार कौन है? यही लोग, क्योंकि इनको हुकूमत चाहिए थी। इस तरह से ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और कुछ चीजें निकाली बरतानिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, आप पढ़ लें, बरतानिया कॉन्स्टिट्यूशन रख लें, 73 का रख लें, कुछ और चीजें मिक्स करके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इधर उधर से मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन्होंने। बड़ा कारनामा किया जनाब भुट्टो साहब की ये विरासत है। और भुट्टो साहब ये, तो भाई भुट्टो साहब ने अनाउंस किया, असेंबली चलाई 73 के कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन उसकी तो बुनियाद ही गद्दारी पे बनी है, उसकी तो बुनियाद ही मशरकी पाकिस्तान की कुर्बानी देके बनाया गया ये कानून। और अब जब ये कानून चल रहा है, ठीक है 73 से ये कानून चल रहा है और सब इसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी फिर अपनी मर्जी की इन्होंने चेंजेस की। तो इस खानदान ने फिर इसके जो चीजें आने के बाद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने 73 में, और उसके बाद में जो इन्होंने कारनामे अंजाम दिए मगरबी पाकिस्तान में, सबसे पहले लिसानी सियासत की जो इब्तदा हुई है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुई है, क्योंकि इसने सिंध में लिसानी बुनियादों पर अर्बन और रूरल के नाम के ऊपर सिंध में उर्दू बोलने वालों को और सिंधी बोलने वालों को तकसीम किया और कोटा सिस्टम नाफिज किया। ये इनका कारनामा है जो आज तक जारी है। ये तोहफा है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भुट्टो साहब का। उसके बाद में इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो आला दर्जे के पाकिस्तान के तालीमी इदारे थे उनको गवर्नमेंट नेशनलाइज कर दिया, तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। और उसमें से बहुत सारे खानदान, उस वक्त 22 खानदान करके मशहूर होते थे, उनको नेशनलाइज कर दिया, बहुत सारे छोड़ के चले गए। उन्होंने जाके आदमजी वगैरह ने बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्रीज लगा ली सारी। उसके बाद में इन्होंने भुट्टो साहब ने 365 ब्यूरोक्रेट्स जो उनको पसंद नहीं करते थे, जिनको सारी कहानी का पता था, उनको सैक कर दिया। मैं उनको उस्ताद भी कहता हूँ, तशबुल हसन सैयद साहब जो जंग में बहुत सीनियर कॉलम निगार थे 57 में, और खबरनामा पीटीवी के वो फाउंडर भी थे, उनको भी सैक कर दिया, इसलिए कि उन्होंने इनके एक कैंपेन चल रही थी वो दिखाई सिलेक्शन की,
26 सेकंड की, तो उन्होंने बुला के गालियां देके कहा कि तुमने प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 26 सेकंड की क्यों दिखाई है, उनको निकाल दिया। वो अमेरिका चले गए, उनका इंतकाल हो गया 2007 में। बहरहाल ऐसे ही बड़े बड़े ब्रेन्स को इन्होंने सैक किया, वडेरों को लाके बिठाया, पंजाब के, सिंध के जागीरदारों को, कबायली लीडरों को। फिर जो रियल पॉलिटिशियन थे उनको इन्होंने जेलों में डाला। बहुत सारी दास्तान है। तो मैं ये कहता हूँ आपको, लंबा मैं वीलॉग नहीं करना चाहता, कि आप जाके हिस्ट्री पढ़ें और देखें कि इन्होंने क्या काम किया है और किस तरह से इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, आज भी कर रहे हैं। और बात करते हैं कि जी वो पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके वो माई बाप है, वो फाउंडर है, ये फाउंडर हैं मार्शल लॉ के। मार्शल लॉ लगाने में कलीदी किरदार अदा किया। ये फाउंडर हैं मुस्लिम लीग को तबाह करने के, कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाने के। ये फाउंडर हैं पाकिस्तान में जिसके दूसरे बड़े सूबे सिंध में सिंधी और महाजनों के नाम पे लोगों को तकसीम करने के। सिंधी और महाजनों बहुत सुकून से रह रहे थे, आज तक वो तकसीम मौजूद है। और फिर क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो, बीबी शहजादी शहीद, वो एक पॉलिटिकल मर्डर था। पॉलिटिकल मर्डर में कोई अगर मर जाए, हलाक हो जाए, तो वो शहीद कहां से हो गया? डील करके आई थी मुशर्रफ साहब से, अमेरिका किस फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बैठकर डील की, पाकिस्तान में आई, और किसने उनकी मौत उनको मारा है? जरदारी साहब 5 साल प्रेसिडेंट रहे, क्यों नहीं पता लगा? उन्होंने बताया कि क्यों इंक्वायरी नहीं की उन्होंने? इसलिए कि उनका हाथ था। मुशर्रफ साहब को पता था इस बात का, उनका हाथ था। तो आईएसआई के साथ मिलके उसको कत्ल करवाया, इसलिए उसका बेनजीर के मर्डर का पता नहीं चलता, इसीलिए क्योंकि आईएसआई का भी हाथ है इसमें। और ये गेम थी बल्कि, क्यों कि बेनजीर जो है वो तालिबान के खिलाफ थी। और बेनजीर पे एक और चार्ज भी था कि उसने खालिस्तानी की तहरीक में सिखों को लिस्टें प्रोवाइड की थी, सिखों की लिस्टें इंडिया को। और वो आईएसआई के जहन में था, वो जब यहाँ आई तो उन्होंने इसको मार दिया। और जरदारी का इसमें बेनिफिट था, जरदारी भी इसमें शामिल था, क्योंकि आज तक इसका सबूत, सिंपल सबूत है। आप लोग क्यों नहीं समझते? 5 साल वो प्रेसिडेंट रहा है, अपनी बीवी के वो कातिलों का पता नहीं लगा सका, बात नहीं करता है। और हमारे कौम में शहीद शहीद, अरे भाई 2 दफा करप्शन के चार्जेस पे बेनजीर की हुकूमत गई है। पहले तो ये डिफाइन कर लें, मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूं, ना मैं इतना कोई आलिम हूं, ना मजहबी, ना मुझे इतनी मैं क्लेम करता हूं, लेकिन मैं सिंपल चीजें तो मैं जानता हूं। भाई शहीद के कुछ दर्जे होते हैं ना, कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है। डील करके आप आई हो और आपके पीछे लोग हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे काम किए थे। अभी जब मैं बातें कर रहा हूँ तो अलोनी लगेंगी और गालियां भी देंगे लोग मुझे, क्योंकि आपके तो जहन में यही है कि वो बीबी शहीद है, वो शहीद है, वो रोड पे उनका कत्ल हुआ, किसने मारा पता नहीं चला। अगर इतनी उनको शहादत का आपने दर्जा दिया है तो कातिलों को तो पता कर लेते। तो जैसा काम वैसे ही अंजाम। भुट्टो का क्या हुआ? जुडिशियल मर्डर, जुडिशियल मर्डर, क्या बात है जुडिशियल मर्डर? एक कत्ल हुआ था जिस पर साइन थे एलिमिनेट हिम, जो उसके एडीसी था महमूद मसूद, उसने बताया कि भुट्टो साहब ने कहा इसको खत्म करो, साफ करो कसूरी को, और फिर उसका मर्डर हो गया। वो केस चला, ज़िया-उल-हक ने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर उसकी फांसी नहीं भी बनती थी, ज़िया-उल-हक के जहन में ही सब कुछ था, भुट्टो की पूरी हिस्ट्री पता थी कि ये कैसा आदमी है, इसने क्या 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 काम किए इन्होंने पाकिस्तान को तबाह टुकड़े करने में। तो उसके बाद में ये इनके कारनामा था। और फिर जब बेनज़ीर आई, उन्होंने कंटिन्यू किया। फिर जो जैसे मैंने कहा कि आज तक वो सिंध में जो सिंधी महाजर का, हालांकि ना तो सिंधी स्पीकिंग को उर्दू स्पीकिंग की प्रॉब्लम था आम आदमियों को, और ना उर्दू स्पीकिंग को सिंधी स्पीकिंग से प्रॉब्लम था। ये क्रिएट किया गया जो आज तक कायम है। और जो उर्दू स्पीकिंग उनको दीवार से लगाया गया कोड सिस्टम की बुनियाद पर, और इस नाम पे कि जी हम सिंधियों के वोट लेने के लिए कि हमने आपकी ज्यादा सीटें रखी हैं, हमने मराद दी हैं। और किया क्या इन्होंने? आज तो सिंध के हालात, सिंध देही के हालात अर्बन से गैर हैं। भूखे मर रहे हैं लोग, आटे के लिए मर रहे हैं लोग, ये दिया है इन्होंने। फिर वहाँ मज़ारें बना के उस पे जाके, अब ज़ाहिर है कि वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो बेचारों का उनका एक सिस्टम है, तो वो समझते हैं कि ये बहुत बड़े हमारे मुर्शिद हैं।
वहां जाके लोग मजार पे जाके दुआएं मांगते हैं शहीद बाबा से, शहीद बाबा जिनको फांसी हुई थी। भाई आपने कोई काम, कोई गलती तो की होगी ना। और आप एक और बात बताऊं मैं आपको, आज जिसने पाकिस्तान के साथ खेला है, अल्लाह ताला ने उसका अंजाम, जो भयानक अंजाम किया है, वो हमारे सामने है। मुजीबुर रहमान ठीक है, उसकी उसको वजारत उसमें मिलनी चाहिए थी, उनको इक़्तिदार में आना चाहिए था, उनकी बड़ी चीजें थी। लेकिन बहरहाल इंडिया के साथ मिलकर फिर पाकिस्तान तोड़ दिया, जो भी हुआ। हाथ तो था, तो क्या हुआ, उसी की फौज ने ज़ियाउर रहमान की जो आर्मी चीफ थे, उनको उसको मर्डर किया। 3 दिन तक लाश पड़ी रही उसके घर में, मुजीबुर रहमान के। भुट्टो को फांसी हुई, किसके हाथों, उसी जर्नैल के हाथों जिसको नीचे से ऊपर लाया था भुट्टो, ज़िया के हाथों फांसी हुई। अल्लाह का भी तो एक निज़ाम है ना, अल्लाह का एक निज़ाम है। तो ये इनके कारनामे हैं। बेनज़ीर के साथ क्या हुआ, जिसके साथ डील की बाबा है, उसी के साथ फिर आगे वहां पर वो उसका मर्डर हुआ पिंडी में, और ताला लग गया मुंह पे जरदारी के, क्योंकि उसको सरदार नजर आ रहा था और वो प्रेसिडेंट बन गया। फिर बेनजीर प्राइम मिनिस्टर थी, अपने भाई का मर्डर हुआ, जरदारी ने किया, बेनजीर को पता था इस बात का, लेकिन ये इख्तिदार की हविस के लोग हैं, ये इनके खून में ये शामिल है कि इख्तिदार के लिए अपने बाप को भी मार देते हैं, भाई को भी मार देते हैं, और मारा शाहनवाज भुट्टो को। और अगर आप लोगों को सही पता करना है तो बुलाएं, ओपन उसको चांस दें, बात करें फातिमा भुट्टो से, शाहनवाज भुट्टो की बीवी से पूछें क्या किया उनके साथ, किसने मारा है शाहनवाज को। तो इनका अंजाम तो बहुत बुरा होगा। बहरहाल ये है, आप लोगों से मैं ये नई नस्ल से बात, ये एक आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हिस्ट्री पढ़ें और ये मीडिया के चक्कर में ना आए, और देखें कि हमारे कौन हीरो थे और कौन हमारे गद्दार थे। इसमें तफरीक करें आप। ये वही तबका है जो पिछले 70 साल से पाकिस्तान को लूट रहा है, जमहूरियत के नाम लेकर, इंसाफ का नाम लेकर, आम आदमी की हालत बेहतर बनाने के नाम पे। और फिर दूसरे फ्राडिये जो है वही नवाज वाले मिल गए साथ में, एक दूसरे को ये तो आप लोगों ने देखा ना, एक दूसरे को गालियां देते थे बुरी तरह से, आज बिल के साथ बैठे हुए हैं। ये किरदार है इन लोगों का। हाकिम अली जरदारी ने टीवी के इंटरव्यू में कायदम के लिए, मैं यहाँ कहूंगा नहीं, बुरा भला कहा, आप गूगल पे सर्च कर लें। ये खून है इसके अंदर बिलावल में। और अभी भी ये उसको फॉरेन मिनिस्टर क्यों बनाया, कहाँ रहता है वो, क्यों जाता है, चमचागिरी, पैसे देना कि सेनेटर्स को खिला दो, माल उनको खिला दो, उनको खिला दो। और जरदारी साहब की एक ही ख्वाहिश है कि मेरे बेटा किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ताकि बाकी जो पाकिस्तान है उसकी भी ऐसी तैसी करके खत्म कर दें। लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को रखना है, तो उसने कोई ना कोई ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं जो जो ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं तलवार के आगे, ढाल के आगे। और आज देख लें पाकिस्तान में उमर अता बंदियाल को देख लें आप, अल्लाह ताला ने पैदा किया ना, इतनी हिम्मत दी उसके अंदर, खड़ा हो गया वो आज, कानून की हिफाजत की उसने आज। पाकिस्तान टूटते टूटते दोबारा बच गया, क्योंकि शहीदों का खून लगा हुआ उसमें। अगर पाकिस्तान अलग भी हुआ तो बांग्लादेश तो ठीक ठाक जा रहा है, वो चल रहा है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे लोग और पैदा करेगा जो पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। और इन गद्दारों को जो है वो इतनी इबरतनाक इनकी मौतें होंगी। ये सब बीमार तो हैं, ये मेंटली बीमार हैं, फिजिकली बीमार हैं, चला नहीं जाता, किसी को क्या शिकायत है, किसी को क्या शिकायत है, अल्लाह माफ करे। बेड पे पड़े हुए हैं, वहां से बेड पे पड़ के लेट की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जी हम पीडीएम फलाना ढिमका ढिमका, सब बकवास ड्रामेबाजी लगाई हुई है इन्होंने। तो आवाम को चाहिए कि वो निकले अभी है और देखें क्या है, क्या क्या हुआ है हमारे साथ। और जो लोग इस पाकिस्तान को बचाने में लगे हुए हैं उनका साथ दें। मैंने भी ये कैंपेन में ट्विटर का वो चलाया और ये सारा चीजें, क्योंकि हमने कंट्रीब्यूट करना था। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी जो बेंच है, जस्टिस अताउल्लाह बंदियाल ने बहुत बड़ा काम किया है, पाकिस्तान को बचाया है। अभी भी पाकिस्तान मुश्किल में है, मैयाशी तौर पर तबाह हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने का ये ये वहां से वादा करके आए। ये जरदारी भी और नवाज शरीफ भी वहां बैठा हुआ ये काम कर रहा है। उसको ग्रेटर पंजाब नजर आ रहा है वहां बैठ के लंदन में, गोरों के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं, इसलिए तो उसको कुछ होता नहीं है। और ये भी मिलकर ये बात करके आया जरदारी, जो अब दुबई के अस्पताल में बैठा लेटा हुआ है, क्योंकि यहाँ नहीं आ रहा। और फिर इनकी देखो,
शुरू से इनके दादा और परदादा भी ये मुनाफत करते आए हैं। एक तरफ तो इनके दादा भुट्टो का दादा, इसका इसका तो खैर कुछ भी नहीं है क्योंकि ये ना इसका नाना था वो गोरों के साथ मलाइन करके उनको वहाँ जो दीवान था जूनागढ़ का, उसके साथ उसकी कमर में जो छुरा घोंपा और इक़्तिदार ख़त्म करवा दिया उसका रियासत का। ये शुरू से करते आए हैं और अभी भी ये कर रहे हैं। तो बहरहाल ये मेरा कहना था आपको, आप इसको देखें, मेरे आर्टिकल को भी देखें, आप पढ़ें और मैं ये चाहता हूँ कि आपको हकीकत मालूम होनी चाहिए लोगों को और बहरहाल पाकिस्तान इंशाअल्लाह सही ट्रैक पे आएगा। पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और आप उसमें जब साथ देंगे, पूरी पाकिस्तान की कौम खड़ी हो जाए और हर उस चीज़ को के आगे ढाल बन के खड़े हों, जो इसमें रुकावट है, जो इलेक्शन नहीं होने दे रहे, जो पाकिस्तान की बका नहीं चाहते, उनके आगे खड़े हों और जो भी अब इस वक़्त जो है बहुत बड़ा फैसला दिया है, बहुत बड़ी उनके ऊपर इन जजेस के ऊपर इनको थ्रेट किया जा रहा था, इनको धमकी दी जा रही थी, सबने, पूरी माफिया ने। उन्होंने उसको फेस किया क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि अवाम साथ है। तो अवाम ने इसी तरह से साथ देना है उनका और पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान आखिरी मोमेंट में इलेक्शन का अनाउंस हो गया है और अवाम ने इस इलेक्शन की डेट को आगे नहीं करवानी। आपने खड़े हो जाना है। अगर कोई हैंकी-पैंकी होती है, ताउन नहीं करते हैं ये प्रेज़ेंट गवर्नमेंट जो है ये नाम नेहाद पीडीएम फ्राडियों की टोली जो है, अगर ये ताउन नहीं करती तो अवाम को बाहर आके इनको सीधा करना पड़ेगा। इलेक्शन में जाएँ, वोट दें और इस वक़्त इमरान खान ही आपके सामने मौजूद है और उस वो बचाने की कोशिश कर रहा है। जो भी पाकिस्तान की बचाने की कोशिश करता है, उसका साथ दें आप। यही यही तरीका है पाकिस्तान को बचाने का और इस निज़ाम को जो ये डर्टी गला-सड़ा जो निज़ाम है बदबूदार और इसको इसको आप ठिकाने लगाने के लिए आपने लेके आना है इमरान खान को ताकि एक रिफ़ॉर्म हो पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबे और पाकिस्तान राह रास्त पर आए। फिर इंशाअल्लाह आपसे बात करूँगा